आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। सब्जेक्ट है जी जीन क्लोनिंग और सेमेस्टर है हमारा 6। टॉपिक है आज का एंजाइम फॉर कटिंग डीएनए और जो कि हैं जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस के डीएनए की कटिंग के लिए जो हमें एंजाइम चाहिए होते हैं जो कि हैं जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, इनके बारे में आज हमने पढ़ना है। जब हम जीन क्लोनिंग की बात करते हैं तो जीन क्लोनिंग के लिए हमें डीएनए मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है और डीएनए मॉलिक्यूल्स की कटिंग करना जो होती है वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इनकी कटिंग एक प्रिसाइज वे के अंदर हमें करनी होती है। ठीक है, ये इसी तरह से है जिस तरह हम एक वेक्टर लेते हैं और उसकी मदद से हम एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हर जो वेक्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसकी क्लीवेज करनी होती है हमें एक सिंगल पोजीशन के ऊपर। लेट्स सपोज ये हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, हमने इसकी एक कटिंग करनी है लेकिन एक ही पोजीशन पे करनी है, जस्ट इंस्टेंस ये वाली पोजीशन के ऊपर। इस पोजीशन के अलावा हमने किसी पॉइंट के ऊपर वेक्टर की कटिंग नहीं करनी। अगर हम एक से ज़्यादा दफ़ा कटिंग करेंगे तो उसकी वजह से जो डीएनए है उसके काफ़ी ज़्यादा फ्रैगमेंट्स बनना शुरू हो जाएंगे और हमारा जो डीएनए है उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा जीन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हमने वेक्टर मॉलिक्यूल को लेना है, ठीक है, उसकी कटिंग करनी है तो हमने एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे ही करनी है सर्कल के ऊपर, डिफरेंट पोजीशन के ऊपर कटिंग नहीं करनी। अब हमारे पास कुछ रीजंस आते हैं क्लीवेज के या फिर कटिंग के कि क्लीवेज हम लोग क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए होता है कि जो सिंगल जीन हमें चाहिए होता है वो इतना ज़्यादा स्मॉल होता है, उसका साइज़ होता है ऑलमोस्ट 2 to 3 kb, इतना स्मॉल साइज़ होता है उसका, इसीलिए हमें कटिंग परफॉर्म करनी पड़ती है। और जो डीएनए है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है और उसमें से हमें छोटा सा अपना जीन जो है वो कट कर लेना होता है। सेकेंडली जो लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमें ब्रेक करना पड़ता है ताकि हमारे पास जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स हैं डीएनए के वो आ सकें और उसको हम अपने जीन क्लोनिंग के एक्सपेरिमेंट के अंदर आगे यूज़ कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद जो M13 डीएनए है वो काफ़ी लार्ज होते हैं, ठीक है, M13 का डीएनए वो भी लार्ज है, ठीक है, और उसको इनएफिशिएंट है यूज़ करना एज क्लोनिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स क्योंकि उनका साइज़ भी 3 kb से ज़्यादा है। जब हम प्योरीफाइड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट को ताकि वो कट कर सकें डीएनए मॉलिक्यूल्स को इन प्रिसाइज एंड रिप्रोड्यूसेबल मैनर। ठीक है, इस डिस्कवरी की वजह से, इन एंजाइम्स की डिस्कवरी की वजह से नोबेल प्राइज़ भी मिला था W. आर्बर को, ठीक है, और एच स्मिथ को। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्कवरी एंड फंक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन थी जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस की डिस्कवरी हुई वो हुई थी अर्ली 1950s के अंदर, जब ये शो किया गया कि बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन्स जो हैं वो इम्यून है बैक्टीरियोफेज के इन्फेक्शन से। अब वो इम्यून क्यों है, क्योंकि वो एक फिनोमिना परफॉर्म करते हैं जिसको कहते हैं होस्ट कंट्रोल्ड रिस्ट्रिक्शन। जो मैकेनिज़्म है रिस्ट्रिक्शन का वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो। रिस्ट्रिक्शन जो है वो तभी स्टार्ट होती है क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि डिग्रेड कर देता है फेज डीएनए को, और फेज डीएनए के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो मल्टीपल कॉपीज़ बना सके या फिर प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके या फिर अपने डीएनए की जो है मल्टीप्लिकेशन कर सके। बैक्टीरिया ने होस्ट होते हुए अपने डीएनए को तो बचा लिया लेकिन जो फेज का डीएनए है उसकी क्लेवेज करवा दी, ठीक है, वहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज की बाइंडिंग करवाई जिसकी वजह से जो उसका डीएनए है उसकी क्लीवेज होगी। ये देखें जी, हमारे पास ये एक बैक्टीरियल सेल है, फेज आके इसके ऊपर अटैच हुआ, उसने अपना डीएनए इसके अंदर इंजेक्ट करवाया। अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो थे वो बाइंड कर गए फेज के डीएनए के साथ और वहाँ पे जाके उन्होंने क्लीवेज करवा दी फेज डीएनए की। लेकिन जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए था उसके साथ क्या हुआ, जो बैक्टीरिया का अपना डीएनए था उसके अंदर क्लीवेज नहीं हुई। द रीज़न इज़ दैट
कि बैक्टीरिया के पास होते हैं एडिशनल मिथाइल ग्रुप्स जो कि ब्लॉक कर देते हैं इन डिग्रेडेटिव एंजाइम के एक्शन को, और इनके डीएनए की जो क्लीवेज है वो परफॉर्म नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, वो क्या करते हैं, कट करते हैं डीएनए को एट स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट होती है, ठीक है, जिसके ऊपर जाके उसने वर्क करना होता है और वहाँ पे जाके उसने कटिंग परफॉर्म करनी होती है। अच्छा जी, जिस तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो कि हैं PVU1 टाइप के, ये क्या करते हैं, ये डीएनए को कट करते हैं ओनली एट द हेक्सान्यूक्लियोटाइड। अब हेक्सान्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है, CG, AT, CG, इस पोजीशन पे जाके ही उन्होंने डीएनए की कटिंग करनी है। इसी तरह हमारे पास कुछ और एंजाइम्स भी हैं, जैसे कि PVU2, इसने क्या करनी है, इसने कटिंग करनी है हेक्सान्यूक्लियोटाइड की। अगर हमारे पास जो केस है वो ये हो CAG, CTG। इसी तरह एक और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है SAU3A, इसने क्या करना होता है, इसने भी जाके कटिंग परफॉर्म करनी होती है, लेकिन GATC ये 4 न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड के ऊपर जाके कटिंग करेगा। इसी तरह ALU1 ये भी AGCT पे जाके जो न्यूक्लियोटाइड है उसके सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और वहाँ पे जाके कटिंग परफॉर्म करेगा। तो इस तरह जो एंजाइम है वो अपना जो कटिंग साइट है उसको खुद से रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पे जाके बाइंड करते हैं और वहाँ पे जाके उन्होंने कटिंग परफॉर्म करनी है। फिर आते हैं हमारे पास ब्लंट एंड्स और स्टिकी एंड्स। बहुत से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस जो हैं वो क्या करते हैं, एक सिंपल डबल स्ट्रैंडेड कट करते हैं इन द मिडल ऑफ द स्ट्रैंड। जब वो सिंपल कट करते हैं मिडल स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है, तो इस तरह का जो कट प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं ब्लंट एंड और फ्लश एंड। एग्जांपल्स हैं हमारे पास PVU2 और ALU1, ये एग्जांपल्स हैं ब्लंट एंड कटर्स की। देखें जी, ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है, ठीक है, अब ALU आके यहाँ पे बाइंड करेगा, उसने क्या किया, सेंटर से कटिंग की और हमारे पास जो है क्लीवेज हो गई और हमारे पास प्रोड्यूस हुए ब्लंट एंड्स। फिर आती है जी प्रोडक्शन ऑफ स्टिकी एंड्स। स्टिकी एंड्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब जो रिजल्टिंग फ्रेगमेंट्स हैं उनके पास शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स हों हर एंड के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह के जो एंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं जिनको कहते हैं स्टिकी एंड्स या फिर कोहेसिव एंड्स। स्टिकी एंड्स इसीलिए इनको कहते हैं क्योंकि जो डीएनए है वो आके इनके साथ स्टिक कर जाता है, ठीक है, और क्या आके इनके दरमियान अटैच हो जाता है। जैसे कि ये हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स थे, इनके अंदर जो है वो मिडल के अंदर कटिंग नहीं हुई, यहाँ से भी कटिंग हुई और यहाँ से भी कटिंग हुई, इरेगुलर कटिंग हुई और हमारे पास प्रोड्यूस हुए जी स्टिकी एंड्स। नेक्स्ट है कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो किसी भी रिकॉग्निशन सीक्वेंस की तो हम वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले देखते हैं कि जो क्लीवेज हुई है स्टिकी एंड्स के पे, उनके अंदर क्या होता है कि क्लीवेज होती है 2 और 4 न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, और जो एंड्स प्रोड्यूस होते हैं वो स्टिकी एंड्स या कोहेसिव एंड्स होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस क्या करते हैं, डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस के साथ सेम टाइप के स्टिकी एंड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमने जो इनके नंबर है, इनकी फ्रीक्वेंसी है, वो किस तरह से फाइंड आउट करनी है रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस की इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं उनको कैलकुलेट किया जा सकता है मैथमेटिकली। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, उसके अंदर हमने ये देखना है कि जो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है GATC वो कितनी दफ़ा कर रहा है, वो कितनी दफ़ा जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर हम 4 की पावर 4 लें तो वो इज इक्वल टू होती है 256। तो हमारा कहना यह है कि 256 न्यूक्लियोटाइड्स में से एक दफ़ा जो है ये टेट्रा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो ज़रूर प्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर हमने एक हेक्सा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को चेक करना हो तो हमारे पास 4096 स्ट्रैंड में से एक दफ़ा जो है हेक्सा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जो है वो ज़रूर प्रेजेंट होगा। इस तरह हम जो है
बेसिस जो है हमारे पास एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन, इनकी परसेंटेज कंटेंट भी चेक कर सकते हैं कि इनका जो परसेंटेज कंटेंट है वो 50% है या उससे कम है या फिर ज़्यादा है। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आते हैं वो इंटायरली वैलिड नहीं आते। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं लैम्डा डीएनए मॉलिक्यूल की, तो लैम्डा डीएनए मॉलिक्यूल को 49 kb पे 12 साइट्स जो हैं उसके पास होनी चाहिए, लेकिन जो अक्रेंस है साइट्स की वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इसी तरह जो जीसी कंटेंट है गुआनिन और साइटोसिन का कंटेंट लैम्डा के लिए वो भी 50% जो है उससे कम होता है। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो भी इवनली स्पेस नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है 0 से लेकर 49 kb तक। अब इसके अंदर ये देखें BGL2 इसकी 6 साइड्स हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरह BAMH1 की 5 साइड्स हैं ग्रीन कलर की 1 2 3 4 5, और सेल 1 की 2 साइड्स हैं हमारे पास जस्ट। अच्छा जी, अब हमने परफॉर्म करना है एक रिस्ट्रिक्शन डाइजेस्ट इन दी लेबोरेटरी। वो किस तरह से करना है? हमने क्या करना होता है कि जो लैम्डा डीएनए है उसका सैंपल ले लेना होता है, ठीक है, और उसकी हमने उसके साथ जो हम इंजाइम यूज़ कर रहे हैं वो है जी BGL2। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए डीएनए की। उसको हम क्या कर लेंगे, पिपिट आउट कर लेंगे इनटू अ टेस्ट ट्यूब। जो अमाउंट ऑफ डीएनए हम ले रहे हैं वो डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अब हमने क्या करनी है, डाइजेशन करवानी है 2 माइक्रोग्राम ऑफ लैम्डा डीएनए की, और ये प्रेजेंट होगा 16 माइक्रोलीटर ऑफ द सैंपल। जो वेरी एक्यूरेट माइक्रोपिपिड्स हैं वो चाहिए होते हैं हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब हमने क्या करना होता है, जो मेन कंपोनेंट है रिएक्शन के अंदर वो है जी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये ऑब्टेन किया जाता है एक कमर्शियल सप्लायर से, जो कि होता है एक प्योर सॉल्यूशन ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। अब हमने क्या करना है, इंजाइम ऐड करने से पहले, ठीक है, इंजाइम ऐड करने से पहले हमने क्या करना है, करेक्ट कंडीशंस प्रोवाइड करनी है जिसके अंदर जो इंजाइम की एक्टिविटी है वो मैक्सिमम हो सके। अब मोस्ट रिस्ट्रिक्शन इंजाइम जो हैं वो परफॉर्म करते हैं पीएच के ऊपर, जो कि है जी 7.4। इसी तरह जो डिफरेंट इंजाइम है वो वेरी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर, जिस तरह के आयनिक स्ट्रेंथ जो कि प्रोवाइड की जाती है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन से, ठीक है। ये भी एडवाइजेबल है कि हम एक रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, जिस तरह के डाईथायो थ्रीटियोल। ये क्या करता है, ये इंजाइम को स्टेबलाइज कर देता है और प्रिवेंट करता है इसकी इनएक्टिवेशन को, ताकि इंजाइम प्रॉपरली वर्क कर सके, उसकी पहले से इनएक्टिवेशन ना हो। जब हम क्या करते हैं, राइट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं इंजाइम के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है कि जो इंजाइम है वो अच्छी तरह परफॉर्म करेगा और हमारा एक्सपेरिमेंट भी सक्सेसफुल होगा। जो इनकरेक्ट सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन है, ठीक है, उसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी के अंदर थोड़ा चेंज आ सकता है, थोड़ी कमी आ सकती है। अब हमने क्या करना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ऐड कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इंक्यूबेशन प्रोवाइड करनी है। इंक्यूबेशन टेम्परेचर जो होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, और हमने जो इंजाइम है जैसे कि TAC1, ये हाई टेम्परेचर के ऊपर भी वर्क कर सकता है। 1 आवर के बाद जो रिस्ट्रिक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो टेम्परेचर है इंक्यूबेशन का वो भी 70 डिग्री सफिशेंट है हमारे। उसके बाद हम फिनोल एक्सट्रैक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे और अपना डीएनए उसको सेपरेट कर लेंगे। अब ये होता किस तरह से, सबसे पहले हमने सैंपल ले लिया, 2 माइक्रोग्राम लिया हमने लैम्डा डीएनए का, और सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन हमारे पास है 16 माइक्रोलीटर। हमने क्या किया, ऐड किया बफर जो कि 2 माइक्रोलीटर है। अब हमने क्या करना है, 2 माइक्रोग्राम जो है सॉल्यूशन बनाना है। उसको बनाने के लिए 0.5 माइक्रो एल हमने लिया BGL2 और 1.5 हमने लिया
वाटर, जिसकी वजह से हमारे पास जो कंसनट्रेशन आएगी वो 2 आएगी, 0.5 और 1.5 को ऐड करने से। फिर उसके बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आया उसको हमने इंक्यूबेट किया 37 डिग्री सेल्सियस पे 1 आवर के लिए। जो लैम्डा डीएनए है उसकी क्लीवेज स्टार्ट होगी। लैम्डा डीएनए की क्लीवेज हो गई, उसके बाद हमने क्या किया, फिनोल ऐड किया या फिर ईडीटीए ऐड कर दिया और हीट कर दिया 70 डिग्री पे फॉर 15 मिनट्स। और इस तरह जो हमारे पास जो लैम्डा डीएनए है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं वो क्लीवेज करवा देंगी लैम्डा डीएनए की। ये था जी एक्सपेरिमेंट और ये था जी आज का हमारा लेक्चर। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।